नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीता। आज मैं काव्य लक्षण के संबंध में बताने जा रहा हूँ। क्या होता है काव्य लक्षण, कैसे क्या होता है, समझ लीजिए थोड़ा सा। लक्षण ही वह तत्व है, लक्षण ही वो तत्व है जो किसी पदार्थ की, लक्षण ही वो तत्व है जो किसी पदार्थ की एक निश्चित सीमा को निर्धारित करता है और उसे विशेष स्वरूप प्रदान करते हुए अन्य पदार्थों से उसको अलग करता है। पूरा क्या हो गया कि लक्षण ही वो तत्व है जो किसी पदार्थ की निश्चित सीमा, लक्षण ही वो तत्व है जो किसी पदार्थ की निश्चित सीमा को निर्धारित करता है और कुछ विशेषताओं के आधार पर उसे विशेष स्वरूप प्रदान करते हुए अन्य पदार्थों से उसको अलग करता है, उसे लक्षण कहते हैं। इस लक्षण का सर्वथा निर्दुष्ट होना बहुत ही कष्टसाध्य व विलक्षण बुद्धि का काम है, क्योंकि इस संसार में ये माना गया कि संसार में पहली बात तो मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है। कहा गया क्या कि नरत्वं दुर्लभं लोके तत्र विद्या सैस्तत्र सुदुर्लभा तत्र कवित्वं दुर्लभा तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। पहली बार संसार में मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है और अगर मनुष्य का जन्म मिल जाए तो विद्या मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये भी कठिन काम है। और विद्या मिल गई तो व्यक्ति कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी कह पाना बड़ा कठिन है। और अगर कभी बन भी गया तो कवि के पास जो शक्ति होती है कवि में, वो शक्ति उसे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये भी बड़ा कठिन काम है, असंभव है। क्योंकि इस संसार में जन्म मिलना दुर्लभ मनुष्य का नंबर 1, नंबर 2 विद्या और नंबर 3 कभी बन पाना दुर्लभ। और उससे बड़ी बात क्या है कि कवित्व शक्ति मिल पाना दुर्लभ, क्योंकि कवित्व शक्ति भगवान की प्रेरणा से पैदा होती है। जब तक भगवान शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं, तब तक कवित्व शक्ति प्रदान नहीं होती है। तो हमारे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में अनेक विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने स्तर से काव्य की परिभाषा दी। सबसे पहले हमारे भारत में भरत जन्मे, उन्होंने क्या कहा, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, कि अर्थ की क्रियाओं से युक्त, अर्थ की क्रियाओं से युक्त वाक्य ही काव्य है। फिर भामाए उन्होंने क्या कहा कि शब्दार्थ सहित काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। भामा ने कहा कि जहाँ पर शब्द और अर्थ का समन्वय होता है वही काव्य होता है, और काव्य गद्य और पद्य से 2 प्रकार का होता है। महाकवि दंडी ने काव्यादर्श में क्या कहा, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट वाक्य, इष्ट शब्द और अर्थ, ये बहुत ही मनपसंद शब्द और अर्थ जहाँ पर मिले, सुंदर पदावली हो, वही काव्य है। वामन ने क्या कहा था, काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ननु ने क्या कहा, ननु शब्दार्थ, रुद्रट ने कहा, रुद्रट ने ननु शब्दार्थो काव्यम। और आनंदवर्धन ने क्या कहा, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, कि शब्द और अर्थ ही काव्य का शरीर है। उन्होंने और भी क्या कहा था कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि भी कहा था, काव्यस्य आत्मा ध्वनि भी उन्होंने कहा। तो कई कवि हुए और उनके संबंध में हमारे विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार प्रकट किए, अलग अलग अपनी बातें बताई, सब कुछ उन्होंने कहा। सबसे पहले संस्कृत में एक कवि हुए जिनका नाम था मम्माज।
आचार्य मम्मट। काल प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट जो थे वो कश्मीर के निवासी थे। उन्होंने क्या कहा, तदोसौ शब्दार्थो सगुणामनलंकृति पुनः का, अर्थात दोष रहित गुणों के साथ, दोष रहित गुण सहित तथा अलंकारों से भूषित, दोष रहित गुण सहित तथा अलंकारों से विभूषित शब्द एवं अर्थ को काव्य कहते हैं। दोष रहित गुण सहित तथा अलंकारों से विभूषित शब्द एवं अर्थ को काव्य कहते हैं। किंतु यदि कहीं अलंकार न हो तो भी काव्यत्व को कोई हानि नहीं होती है। लेकिन इस परिभाषा खंड में कविराज विश्वनाथ अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, काल में किसी दोष की उपस्थित हो या न हो ये बात कहीं न, क्योंकि हर वस्तु, संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब में दोष जरूर हो, चाहे दोष कम हो चाहे ज़्यादा हो। लेकिन अगर दोष है थोड़ा, वो काव्य है जो या कोई वस्तु है उसका मूल्य घट जाएगा, उसका महत्व कम हो जाएगा। क्या है, कीटानुवेद रतनादि साधारणे निकाव्यता दुष्टे स्वपि मतायत रसाधनुगमः ईश्वरता। जैसे कीड़े, रत्न में कीड़ा लग जाए, कीड़ा रत्न को कीड़ा काट दे तो रत्न कीड़ा के काटने से रत्न की रत्नता समाप्त नहीं होगी, उसका मूल्य घट जाएगा। जैसे कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा है, तो उसमें काला रंग लग जाए तो काला रंग लगने से कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा लेकिन उसका महत्व घट जाएगा। फल है, कोई फल दागी है, सेब है, संतरा है, केला है, अगर दागी है, कोई फल अनार है, पपीता, कोई फल दागी है तो फल तो फल ही रहेगा लेकिन उसकी उपादेयता कम हो जाएगा, उसका महत्व कम हो जाएगा। तो काव्य में दोष जरूर होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन काव्य में दोष कम होंगे, कम हो या ज़्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन दोष होंगे जरूर बात है। तो पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि अदोष हो, दोष रहित काव्य मिलना संसार में दुर्लभ, वो मिल ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़ क्या कहा, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ गुणों के साथ हो, ये बात सही है, गुण अगर होंगे तो ठीक है, क्योंकि गुण जो है केवल रस में रहते हैं। उसके संबंध में आचार्य मंडल के उदाहरण दिया, क्या था, कहा कि एक श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें गुण है लेकिन अलंकार स्पष्ट रूप से कोई नहीं है। तो कौन सा उदाहरण दिया करते थे, सुनने का क्या उदाहरण या एक नायिका थी, वो कह रही थी क्या, एक नायिका थी, वो एक नदी नर्मदा नदी के किनारे गई, वहाँ पर नायक भी आ गया और नायिका भी आ गया, तो नायिका कह के कहने लगी कि यह कौमार हर वरस्ता एव चैत्र छपा इष्टे जो न मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तत्र सुरत व्याकार लीला विधौ रेवरोध शिवेत शीत तरुतले चेता समुत कंठते। नायक कहने की जिसने मेरे कौमार्यावस्था का हरण किया है वो नायक भी वही है। वही चैत्र की सुंदर सुंदर रातें हैं, वही नर्मदा नदी का किनारा है, सुंदर सुंदर सुगंधित हवाएं भी चल रही हैं, मधुर हवाएं चल रही हैं, नायक भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी मेरा इस नायक से मिलन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कहा मंडे, इसमें कोई अलंकार नहीं है, लेकिन फिर भी काव्य का सुंदर उदाहरण विश्वनाथ ने कहा इसमें अलंकार है। क्या कि नायक और नायिका दोनों मिल गए लेकिन उनका मिलन नहीं हो पा रहा। तो जहाँ कार्य होने पर कारण, वहाँ पर क्या होता है, विशेषोक्ति लगा, विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलाम वचा। और जहाँ पर कार्य हो लेकिन उसका कोई कारण न हो, कार्य हो लेकिन उसका कोई, वहाँ पर क्या है, भावना। कहाँ पर, यहाँ पर भावना अलंकार भी है, क्योंकि क्या कार्य है लेकिन कोई कारण हो। नायक और नायिका मिल गए लेकिन उनके मिलना कोई कारण नहीं मिला, इसलिए कहा यहाँ पर भावना विशेष दो अलंकार है, इसलिए ये इनका जो लक्षण है मम्मट जी का वो खंडित हो जाता है, सही अलंकार का लक्षण नहीं दिया है। दूसरे से क्या, कुंतक, आचार्य कुंतक, उन्होंने वक्रोक्त जीवितम काव्य, वक्रोक्त काव्य जीवितम नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें क्या कहा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य है अर्थात किसी बात को घुमा फिरा करके टेढ़े मेढ़े कहना क्या है, वक्रोक्ति है।
लेकिन विश्वनाथ कहते हैं वक्रोक्त एक अलंकार का विभाग है, उसमें काव्य का स्वरूप नहीं माना जाएगा। वक्रोक्त एक अलंकार का विभाग है, उसको हम काव्य कैसे मान सकते हैं? ये बात गलत है। एक थे विद्वान का नाम था भोजराज, उन्होंने क्या लिखा? श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती का था वर्णन। क्या लिखा है? अधोसं गुणवत् काव्यम् अलङ्कारैलङ्कृतं रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। दोष रहित गुण सहित अलंकारों से विभूषित तथा रस से युक्त काव्य को बनाता हुआ कवि कीर्ति और प्रीति का पात्र बनता है। आचार्य भोज के इस लक्षण के खंडन में आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि दोष गुण आदि का स्वरूप में निवेश नहीं होने से यह लक्षण भी खंडित हो जाता है कि दोष और गुण जो है एक साथ रह नहीं सकते। ये बात गलत है, इसलिए लक्षण खंडित। दूसरा क्या था? एक थे कहते आचार्य अनुवर्धन, उन्होंने क्या किया? ध्वन्यालोक था, उसमें क्या कहा? काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन की इस परिभाषा के खंड में मम्मटाचार्य कहते हैं कि यदि वस्तु मात्र के व्यंग होने पर काव्यत्व मानने लगे, यदि वस्तु मात्र के व्यंग होने पर काव्यत्व मानने लगे तो राजा देवदत्त गांव को जाता है इत्यादि वाक्य भी काव्य हो जाएंगे। और उसके पीछे देवदत्त के पीछे उसके सेवक का जाना भी ध्वनित हो रहा है। तो ये बात गलत है, क्योंकि ध्वनि से काव्य नहीं माने। क्योंकि कहीं कहीं आवाज ऐसे नहीं, सौ सीं सू पो पा पी, उसमें क्या था काव्य मानेंगे? हर ध्वनि काव्य नहीं होगी, काव्य रसात्मक हो जाइए। अब उसमें सौ सी पो, देखिए हवाई जहाज चलता है पो पो बोलता है, ट्रेन बोलती पो पो है, मोटर गाड़ियाँ चलती पी पा करती हैं, और कहीं पर बहुत तेज पानी गिरता था भग हो रहा है, और भी कहीं सांस होता है। तो आवाज होने से काव्य नहीं माना जा सकता, कि ध्वनि में काव्य होता ही नहीं। एक से कहते क्या नाम था? आचार्य, उन्होंने क्या कहा? रीतिरात्मा काव्य, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। इस खंडन में वामन जी कहते हैं, इस खंडन में विश्वनाथ जी कहते हैं कि वामन का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि रीत तो संघटना रूप है, रचना रूप है। रीत तो संघटना अर्थात रचना रूप है। संघटना शरीर के अंग विन्यास के तुल्य होते हैं, वो आत्मा हो ही नहीं सकती। आत्मा तो शरीर से भिन्न होती है। तो ये होते हैं। क्या किया? ये संस्कृत में लक्षण जो कवियों ने लक्षण दिया। और एक थे क्या नाम का था? हेमचंद्र, उन्होंने क्या कहा? काव्य विशिष्टि शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। और एक थे हेमचंद, उन्होंने क्या कहा? अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम्। और जगन्नाथ ने क्या कहा? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। जहाँ पर शब्द और अर्थ बड़े रमणीय हो, बड़े सुंदर लगे, बड़ा आनंद आ जाए, पर शब्दों और अर्थों को पढ़कर बड़ा आनंद आ जाए, मन मस्तिष्क से झूम जाए, तो क्या होता है वहाँ पर? काव्य। ये सब लक्षण सोचने के बाद अंत में विश्वनाथ ने क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त जिस वाक्य को पढ़ने से हमें रस की अनुभूति हो, हमें आनंद मिले, भरपूर मजा आए, उस वाक्य को काव्य है। जिस वाक्य को पढ़ने से हमें रस की अनुभूति हो, जिस वाक्य को पढ़ने से हमें रस की अनुभूति हो, आनंद आए, मजा आए, वो वाक्य ही काव्य। तो अंत में विश्वनाथ ने लक्षण दिया। इसके बाद हिंदी में कुछ कवि हुए, उन्होंने भी अपने लक्षण दिए। क्या करें? एक थे क्या नाम था? आचार्य केशवदास। उन्होंने क्या कहा? कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजई कविता वनिता में। सुंदर छंदों से युक्त, सुंदर लक्षणों से युक्त और सुंदर वर्णों से युक्त, सुंदर छंदों से युक्त सरसवाणी में जो बात लिखी जाती है वही कविता होती है। फिर क्या बात करते हैं? कवि कल्पतरु में चिंतामण ने भी अपना कवि कल्पतरु नामक ग्रंथ में चिंतामण ने भी अपना काव्य का लक्षण दिया। उन्होंने क्या कहा? सगुण कवि चिंतामण ने कवि कल्पतरु में काव्य का लक्षण दिया। क्या कहा? सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। अर्थात
अलंकारों और गुणों से युक्त। अलंकार ऐसा वाक्य इसमें गुण हो, अलंकार हो और कोई दोष न हो। ऐसा वाक्य इसमें कोई दोष न हो, गुण और अलंकार हो, ऐसे शब्द और अर्थ को ही कविता कहा जाता है। यानी ऐसा शब्द और अर्थ जिसमें गुण हो, अलंकार हो और कोई दोष न हो, उसे कवित्व कहते हैं या कविता कहते हैं। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में क्या कहा? कुलपति मिश्र थे आचार्य, उन्होंने क्या कहा रस रहस्य में? क्या कहा? जगते अद्भुत सुख सदन सब तरु अर्थ कवित। जगते अद्भुत सुख सदन सब तरु अर्थ कवित। यह लक्षण मैंने कियो समुचि ग्रंथ बहुचित। संसार रूपी घर में रहते हुए जब शब्द और अर्थ, संसार रूपी घर में रहते हुए जब शब्द और अर्थ में कोई आश्चर्यजनक बात दिखाई दे, संसार रूपी घर में रहते हुए जब शब्द और अर्थ में कोई आश्चर्यजनक बात दिखाई दे तो उसे काव्य कहेंगे। एक थे श्रीपद, उन्होंने काव्य स्वरूप नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने क्या कहा? शब्द अर्थ बिनु दोष गुण अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुदान। ऐसा शब्द और अर्थ जिसमें कोई दोष न हो, ऐसा शब्द और अर्थ जिसमें कोई दोष न हो, अलंकार हो और भली भांति रस प्रकट हो रहे हो, उसे काव्य कहेंगे। भिखारीदास ने काव्य निर्णय क्या कहा? काव्य निर्णय में भिखारीदास ने क्या कहा? रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और अंग दूषण करे कुरूपता। सोमनाथ ने रस पीयूष निधि में काव्य का अर्थ क्या दिया कि सगुण पदार्थ दोष बिनु, सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरोध भूषण युत कवि कर्म दो सो कवित यही सूत। यानी ऐसे शब्द और अर्थ जिसमें कोई दोष न हो, ऐसे शब्द और अर्थ में कोई दोष न हो, गुण हो और छंद भी स्पष्ट रूप से झलके, उसी को कविता कहा जाएगा, काव्य। प्रताप साय ने साहित्य में क्या कहा? व्यंग्य जीव कही कवित को, व्यंग्य जीव कही कवित को हृदय सो धुनु पहचान, शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जान। जब कोई व्यक्ति व्यंग्य रूप में कोई बात कहता है, जब कोई व्यक्ति व्यंग्य रूप में कोई बात कहता है तो उसकी बात ही काव्य कहलाती है और उसकी बात है हृदय को छू लेती है। जब कोई व्यक्ति व्यंग्य रूप में कोई बात कहता है तो उसकी बात लोगों के हृदय को छू लेती है, फिर लोगों के हृदय पर अपना असर डालती है। और ऐसे शब्द अर्थ को, जब किसी शब्द अर्थ को कोई व्यक्ति इस ढंग से बोलता है तो उसमें व्यंग्यता झलकती है, वक्रोक्त झलकती है। जब कोई कवि ऐसे शब्द अर्थ बोलता है जिसमें व्यंग्य झलकता है, कोई चमत्कार झलकता है, जो हृदय तक असर करता है, तो वही काव्य। और काव्य शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है और अलंकार उस जो है शरीर के आभूषण। इसके अलावा और भी हमारे हिंदी में कवि जिनका नाम था बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने क्या कहा? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। और इसके अलावा महावीर ने और कहा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। रामचंद्र ने क्या कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं।
रामचंद्र ने और कहा कि सत्तोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ सत्तोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ संविधान काव्य है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। साहित्य वो है जिसे चरस खींचता हुआ किसान समझ सके और खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सके, कहने का महात्मा गांधी ने। प्रेमचंद ने क्या कहा था? जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गत और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वो आज हमारे लिए बेकार है, वो साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उन्हें क्या कहा? साहित्य जीवन की आलोचना है, इसने कहा प्रेमचंद ने। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा था? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के साथी में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये किसने? गुलाब राय। यह शंकरपाद ने क्या कहा था? काव्यात्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, इसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। सुमित्रा पद ने क्या कहा था? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कहने का सुमित्रा। महादेवी ने क्या कहा था? कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण। महादेवी ने क्या कहा? कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वो चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। महादेव ने कहा। महादेव ने और ने कहा था? कांटा चुभा करके उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कल बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। नंदुलाल वाजपेयी ने क्या कहा? काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। डॉक्टर नगर ने क्या कहा? रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगर ने कहा काव्य आत्मा भी व्यक्ति है। अज्ञे ने कहा कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। और धूमिल ने कहा कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये थे भारतीय विद्वान। अब जो विद्वान विदेशी उनमें क्या था? एक थे ड्राइडन। ये क्या नाम था इनका? था ड्राइडन। उन्होंने क्या कहा? कविता रागात्मक। ड्राइडन ने कहा कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। एक थे वर्ड्सवर्थ ने कहा कविता हमारे प्रबल भावों का उच्चारण है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कविता हमारे प्रबल भावों का उच्चारण है। कालीन ने कहा कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। पीबी सैनी ने कहा कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। पीबी सैनी और भी कहा हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विशालपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। एडगर एलन पो ने कहा कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। तो इस तरह से हम देखें तो ये है काव्य का लक्षण। सब ने अपने अपने ढंग से काव्य का लक्षण बताने का प्रयास किया। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम। ओम नमः शिवाय।